अच्छा, guys, welcome to our second session of Visual Basic for Applications. कल का हम लोगों ने जो बेसिकली फर्स्ट हमारा सेशन था उसको मैं विद इन 2 मिनट्स एक क्विकली क्या दे दूं कि हम लोगों ने बेसिकली वीबीए की बेसिक्स स्टडी किया था कि हम लोगों ने इसमें ये देखा था कि जो हमारे पास विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के अंदर उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास क्या हैं, ठीक है, उसको कब हमें यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। और किसकी क्या क्या बेसिकली कैपेबिलिटीज़ हैं वीबीए के अंदर, आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पास एक्सेल की स्प्रेडशीट वाली इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं होती जो कि आप वीबीए के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी जो हम लोगों ने विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या जिसको आप फाउंडेशन कह सकते हैं, उनको सिर्फ एक दफ़ा जिक्र किया था, ठीक है, जिसके अंदर उसकी प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म क्या है, सब रूटीन्स क्या हैं, ठीक है, सब रूटीन्स और फंक्शन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर आप आज हम डिटेल्स में देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज मेथड्स उनके क्या होते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है, और मैक्रो रिकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें बेसिकली एक इंफॉर्मेशन की हद तक हम लोगों ने की थी, ठीक है। लेकिन चूंकि ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी हमारी प्रोग्रामिंग लाए कर रही है, तो ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटेल्स के साथ चलती रहेंगी, ठीक है। सो गोइंग फॉरवर्ड हम इन चीज़ों को इन डिटेल साथ साथ देखेंगे, इन थ्योरी में भी, और उसके साथ हम प्रैक्टिकल्स भी साथ रखेंगे। तो मीनवाइल आज के सेशन में भी मेरा मेरा जो लेआउट है वो यही रहेगा कि हम जो पहला फर्स्ट आवर है उसके अंदर हम कुछ इनिशियल्स देखेंगे जो हमारी ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड और वीबीए एडिटर जो हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उससे रिलेटेड। और उसके बाद हम अपने सेकंड आवर में एक इंटरेस्टिंग सी हम एक एग्जांपल करेंगे जिसके हम खुद प्रोग्राम लिखेंगे और एक रियल लाइफ एग्जांपल को देखने की रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो बहुत बेसिक लेवल पे होगी, इसकी रीज़न ये है कि अभी हमने बहुत सी चीज़ें कवर नहीं की हुई, इस वजह से हम उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रख सके। लेकिन उसको एक बेसिक लेवल पे स्टार्ट करेंगे और मीनवाइल हम छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स देखते रहेंगे, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा रीज़न ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आपकी जो प्रैक्टिस के बाद ही आप उसके ऊपर एक कमांड ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत से सिंटैक्स, बहुत से मेथड्स, कोड्स, प्रॉपर्टीज़, प्रोसीजर्स आते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। इस वजह से इसकी जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे छोटे छोटे कोर्स की फॉर्म में या मुख्तलिफ किस्म के आप सेट ऑफ प्रोसीजर्स की फॉर्म में, तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन, ठीक है। वर्किंग इन विजुअल बेसिक एडिटर। कल हम लोगों ने देखा था कि विजुअल बेसिक एडिटर बेसिकली कहाँ से हम उसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अब आज थोड़ा सा उसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि विजुअल बेसिक एडिटर जो कि हमारे पास एक्सेल के अंदर ही अवेलेबल एक जो एरिया है या एम्पावर किया गया है, उसके अंदर बेसिकली उसके पार्ट्स क्या-क्या हैं, ठीक है? उसको आप फर्दर उसके अंदर किस तरीके से मॉड्यूल्स या यूज़र फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अंदर जो कोडिंग करनी है, कोड करने का क्या-क्या तरीका हो सकता है? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने वीबीए की जो एनवायरनमेंट है, इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास विजुअल बेसिक एडिटर है। विजुअल बेसिक एडिटर का हमारे पास जो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं, ज़्यादा बेहतर आई वुड से ये रहेगा कि मैं इसको आप लोगों को लाइव विजुअल बेसिक में लेके जाके वहाँ पे वो शेयर करके दिखाता हूँ। सो ये हमारे पास विजुअल बेसिक एडिटर है, ठीक है। अच्छा, इसके जो बेसिक हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसको एक मतलब क्विकली हम गो थ्रू करेंगे क्योंकि थ्योरी की डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना। ये हमारे पास एक मेन्यू बार है, ठीक है। मेन्यू बार कहलाती है, इसके अंदर आपके बेसिक मेन्यूज और आपने कोई फर्दर कोई ऑप्शन या विंडोज हाईलाइट अनहाइड करनी हो, डिबगिंग, रन और मुख्तलिफ टूल्स वगैरह अनहाइड करने हो, उसके ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। ये आपकी एक स्टैंडर्ड टूल बार है जो कि आपके पास हर टाइम विजिबल होती है। अगर ना नहीं विजिबल, बहुत ज़रूरी है ये टूल बार आपके पास होना, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फैच करेंगे, ठीक है। ये जो टूल बार है ये यहाँ से बेसिकली आपके पास व्यू में आएंगे, तो व्यू में आपके पास टूल बार्स में ऑप्शन आ रही है, मल्टीपल टूल बार्स हैं, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है। मैंने एक एडिट टूल बार है, ये भी यहाँ पे हाइट विजिबल की हुई है, ठीक है। वो ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की एडिटिंग के टाइम पे यूज़ होती है, इंशाल्लाह जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो आपको आइडिया होगा। ओके, इसके बाद ये जो आपका एरिया है ना, ये है बेसिकली प्रोजेक्ट विंडो या प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास विजिबल नहीं हो रहा तो वो भी यहाँ पे आप आएंगे व्यू पे, और ये आपके पास आ रहा है प्रोजेक्ट
एक्सप्लोरर, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर में इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे ना एक ट्री की फॉर्मेट में शेप्स आ रही होती हैं, चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास तीन किस्म के बेसिकली हमारे पास यहाँ पे नोड्स जो होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट के अंदर दो शो हो रहे हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि पहला मेरे पास यहाँ शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सेकंड शो हो रहा है मॉड्यूल्स के नाम से, और थर्ड यहाँ पे आता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई यूज़र फॉर्म एंटर किया हो, ठीक है। तो इनको बेसिकली नोड्स बोलते हैं, ठीक है। ये तीन नोड्स होते हैं, ये भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट पे भी हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली ये तीन नोड्स हैं जो कि आते हैं और इनके अंदर इनकी फर्दर अब सब डिवीजन है कि इसके अंदर शीट्स हैं या वर्कबुक है, फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से फॉर्म्स हैं, मॉड्यूल के अंदर सिंपल मॉड्यूल हैं, ये क्लास मॉड्यूल हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, ठीक है। ये एरिया जो है ये आपका प्रॉपर्टीज विंडो कहलाता है। प्रॉपर्टीज विंडो से कहलाता है कि इसके अंदर हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो विजिबल हो रही होती हैं कि आपका ये जैसे यूजर फॉर्म है, यूजर फॉर्म में इस यूजर फॉर्म का साइज क्या है, इसका बॉर्डर क्या है, इसका कलर क्या है, इसके अंदर फॉन्ट्स किस तरह के यूज हो रहे हैं, और इसकी मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज विंडो में शो हो रही होती हैं। फिर आते हैं आपकी सबसे मेन चीज़ जो ये आपके पास आ रही है, ये है आपकी कोड विंडो। हम अपने कोड और प्रोग्राम जो लिखेंगे वो अपने इस विंडो में लिखेंगे, ठीक है। इस कोड विंडो के अंदर हमारे पास चाहे वो मॉड्यूल्स की कोड विंडो हो, चाहे वो शीट्स के अंदर कोड विंडो हो, यहाँ पे आप अपने कोड टाइप करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक विंडो और आती है जो कि आप लोगों के पास भी आई वुड से विजिबल नहीं हो रही होगी, ठीक है। उसको बोलते हैं हम इमीडिएट विंडो। लेट मी सी, वो यहाँ पे मेरे पास कहाँ आ रही है, इमीडिएट विंडो, ये रही। अच्छा, ये यहाँ पे इमीडिएट विंडो आ रही है, ये ख़ास तौर पे तब यूज़ होती है जब अपने प्रोग्राम्स के स्मॉल चंक्स को आपने टेस्ट करना हो या डीबगिंग करनी हो अपने एरर्स की, प्रोग्राम्स की। तो आप वहाँ पे एक चंक को सिलेक्ट करके रन करके देखते हैं कि उसका टेम्परेरी रिजल्ट क्या आ रहा है, वो यहाँ पे हमारे पास इमीडिएट विंडो में शो हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ विजुअल बेसिक एडिटर के इन्वायरमेंट है जो जहाँ पे हमारे पास कोडिंग या प्रोग्रामिंग हो रही होती है, ठीक है। आपके पास एट अ टाइम मल्टीपल वर्कबुक्स भी ओपन हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी ये एक वर्कबुक है ओपन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये दूसरा मॉड्यूल भी ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने दिस वर्कबुक का भी कोड ओपन किया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो वन बाय वन इसको कर सकते हैं। इसको आपने अगर पैरेलल में देखना है मल्टीपल अपनी विंडोज़ को, तो इनको हॉरिजेंटली या वर्टिकली अपने पास टाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ये सारी यहाँ पे शो होना शुरू हो गई हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ दो विंडोज़ ओपन हो रही हैं, तो मैं इनको टाइल्स वर्टिकली कर लेता हूँ, मेरे पास दोनों टाइल हो रही है, ठीक है। अगर मुझे पॉइंटर की से शॉर्टकट है इसका Ctrl+F6 तक, Ctrl+F6 बेसिकली शॉर्टकट है कि मैंने अगर विद इन मॉड्यूल्स और इन दोनों के दरमियान आपस में टॉगल करना है, ठीक है। जैसे हम शीट्स में टॉगल करने के लिए पेज अप पेज डाउन करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे टॉगल करने के लिए Ctrl+F6 है। अब देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैं Ctrl+F6 प्रेस करता हूँ तो मेरा कर्सर नीचे आ गया, ये बेसिकली टॉगल करने के लिए, ठीक है। ओके, सो ये है हमारे पास विजुअल बेसिक के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये पता होना ज़रूरी थे। अच्छा, विजुअल बेसिक के जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। विजुअल बेसिक के अंदर जब हम एक मॉड्यूल एंटर करते हैं, वो बेसिकली हम यहाँ पे ज़्यादातर जो डिस्कशन करेंगे वो मॉड्यूल की बहुत डिस्कशन होगी, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट वर्कशीट के अंदर कोड एंटर करें या यूज़र फॉर्म्स पे भी हम काम करेंगे, लेकिन हमारी जो ज़्यादातर डिस्कशन होंगी वो होंगी मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। मॉड्यूल बेसिकली क्या है कि आपके सामने भी मेरे पास ये शेयर्ड है, ठीक है, विजुअल बेसिक का। मॉड्यूल बेसिकली एक इन्वायरमेंट है, एक एरिया है जहाँ पे आप तीन नोड्स में से एक नोड्स है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया तीन नोड्स हैं हमारे पास एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक एक्सेल ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक फॉर्म्स, एक मॉड्यूल। मॉड्यूल्स के अंदर ज़्यादातर प्रोग्रामर कोडिंग करना प्रेफरेबल कहते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि इसका स्कोप एक तो एंटायर वर्कबुक भी होता है, और सेकेंडली इसका स्कोप आप इसको एज एन एडिन के नाम पे सेव करके डिफरेंट मल्टीपल वर्कबुक में भी सेव कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोग्राम यहाँ पे एक्सेल की किसी एक्सेल ऑब्जेक्ट नोड के अंदर किसी शीट के अंदर लिखा हुआ, तो उसकी जो लिमिटेशन होगी वो शीट तक होगी, ठीक है। सो मोस्ट लाइकली हम ज़्यादातर अपनी कोडिंग मॉड्यूल्स के अंदर करेंगे। ओके, मॉड्यूल के अंदर अब आपने जो कोड लेके आना है वो कोड कैसे लेके आना है,
ठीक है, और मॉड्यूल में कितनी तरह का कोड, कितनी किस्म के कोड्स आ सकते हैं। कोड्स को बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ठीक है। कोड्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें शो किया हुआ है। एक टाइप कहलाती है डिक्लेरेशन। अच्छा, डिक्लेरेशन जो टाइप है वो बेसिकली नाम से पता चलता है कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम अगले जो वर्किंग करने जा रहे हैं उसके अंदर ये वेरिएबल्स हम यूज़ करने लगे हैं, या हमने ये चीज़ें या ये फार्मूलाज या ये फंक्शन यूज़ करने हैं, तो उसके उस कोड के टाइप को डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 होता है सब प्रोसीजर्स। अच्छा, सब प्रोसीजर्स बेसिकली वो टाइप ऑफ कोड है या वो टाइप ऑफ स्क्रिप्ट है जो बेसिकली कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई इवेंट परफॉर्म करता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। किसी वैल्यू को चेंज करना, वैल्यू को पिक करना, डिलीट करना, फॉर्मेट चेंज करना, आपने मुख्तलिफ किस्म की नेविगेशंस करना, वो सारी की सारी सब प्रोसीजर्स में आती हैं। थर्ड नंबर पे कोड की टाइप है जो कहलाती है फंक्शन प्रोसीजर्स। अच्छा, फंक्शन प्रोसीजर्स बेसिकली कोई इवेंट को परफॉर्म नहीं करती बल्कि आपको एक वैल्यू में रिटर्न देती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे एक्सेल के अंदर सम फंक्शन है, सम इफ फंक्शन है, इस तरह से ये फंक्शंस हैं बेसिकली विजुअल बेसिक के अंदर जो कि आप खुद बनाते हैं और उनको सब प्रोसीजर्स के अंदर यूज करते हैं। तो फंक्शन प्रोसीजर्स एक किस्म का फार्मूला समझ लें जो कि सब प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास कोड्स हैं। एक डिक्लेरेशन कहलाती है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन आगे यूज करेंगे या ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे लेकर आनी है। सब प्रोसीजर्स के अंदर हम इसके कोई ऐसे जो मेन कोर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और फंक्शंस के अंदर हम कुछ फार्मूलाज डिजाइन करते हैं जो कि सब प्रोसीजर यूज करता है। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मुख्तलिफ कोड्स करते जाएंगे तो मैं आपको बताता भी रहूंगा कि ये हमारे पास किस किस्म का कोड है, किस किस्म का हम लोगों ने प्रोसीजर अप्लाई किया है। अच्छा, अब आते हैं कि वीबीए के अंदर हम बेसिकली जब कोड लेके कैसे आते हैं। अच्छा, वीबीए के अंदर कोड लाने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। नंबर 1 तो स्ट्रेट अवे आपके पास जो मेथड है कि आप कोड को खुद से टाइप करें, ठीक है। नंबर 2 ये कि कहीं से कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, और नंबर 3 ये कि आप मैक्रो रिकॉर्ड करें, ठीक है। हमने इनको ने लास्ट सेशन में मैक्रो रिकॉर्ड किया था और हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया और हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि ऑलरेडी उससे रिलेटेड कोड जनरेटेड था, ठीक है। तो वो मैक्रो रिकॉर्डिंग का एक तरीका हो गया। सेकेंडली कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं कोड। थर्डली आप यहाँ पे कोड खुद टाइप करें। हमारी थ्रू आउट इस सेशन कोशिश ये रहेगी कि हम लोग यहाँ पे खुद से कोड टाइप करें। मैंने आपको बताया था कि मैक्रो की हेल्प हम तब ले लिया करेंगे कि जब हम लोगों को पता ना चले कि इस एक्टिविटी के लिए पर्टिकुलरली कौन सा कोड यूज़ होना है, तो आप वो एक्टिविटी रिकॉर्ड करके देख सकते हैं कि इसके लिए क्या कोड यूज़ होता है और आप वो कोड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके यहाँ पे बुक कर सकते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपने ज़्यादातर कोशिश हम लोग करेंगे कि हम यहाँ से पे खुद से कोड टाइप करें, ठीक है। ओके, इफ़ यू गाइस आर विद मी, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं यहाँ पे कोड एक छोटा सा एक जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक कोड बनाते हैं, ठीक है। कोड लिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो कोड बेसिकली क्या टाइप थी, ठीक है, उसके अंदर डिक्लेरेशन क्या थी, क्या चीज़ प्रोसीजर में आ रही थी, ठीक है। और कोड हम छोटा सा लिखते हैं, उसके अंदर हम ये देख लेंगे कि हम लोगों ने जो कोड बनाया है वो बेसिकली उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस और उसकी जो रनिंग है वो किस तरह से हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं कोड एक बनाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा हम लोगों ने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखना है कि हम चाहते हैं कि हमारा एक छोटा सा एक कोड रन हो, ठीक है, जिसके अंदर एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो, ठीक है। मैसेज बॉक्स में आपका नाम आ रहा हो, ठीक है, बल्कि क्यूरी आ रही हो कि इज दिस यू या इज दिस अवैस जहांगीर, ठीक है। आगे इसके हमारे पास मैसेज बॉक्स में ही ऑप्शंस आ रही हों यस और नो की, ठीक है। और अगर हम यस ऑप्शन सेलेक्ट करें तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाए कि हाँ जी यू आर ऑथेंटिकेटेड यूजर, और अगर हम ऑप्शन नो करें तो यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है। ये हम छोटा सा कोड लिख के देखते हैं, ठीक है। और बाद में हम इसकी डिविजन देखेंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या किया। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब भी हम एक सब रूटीन स्टार्ट करते हैं तो सब रूटीन स्टार्ट करने के लिए आपने सब टाइप करने हैं, एस बी सब, और उसके आगे कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं, कुछ भी नाम देना चाहिए दे सकते हैं। मैं कहता हूँ जी इसका नाम हम रखते हैं माई नेम। जैसे ये सब रूटीन एंटर किया तो आपने देखा कि एंड सब साथ ही इसके टाइप आ गया, खुद से आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसको लेके चलते हैं कि हम लोगों को बेसिकली एक मैसेज बॉक्स चाहिए जिसके अंदर यूज़र नेम मेरा आ रहा हो, ठीक है।
अच्छा, यूज़र नेम अगेन मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन और मल्टीपल मेथड्स हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके थोड़े थोड़े नाम याद होते जाएंगे जो बहुत ज़्यादा हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम बेसिकली जब आप एक्सेल को लॉग इन करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं तो आपका जो उसका यूज़र नेम आ रहा होता है, ठीक है, हमने उसको फेच कराना है, ठीक है। अच्छा, उसको फेच कराने का तरीका ये है कि आप एक एप्लीकेशन रन करें, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन आप रन करते हैं, सिंपली एप्लीकेशन का नाम लिखें, एप्लीकेशन डॉट, अच्छा डॉट आपने जैसे ही लगाया तो आगे इसने बताना शुरू कर दिया कि एप्लीकेशन हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्ट है, आगे उसकी प्रॉपर्टीज खुलना शुरू हो रही हैं, ये सब ऑब्जेक्ट्स हायरार्की में जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो खुलना शुरू हो गए हैं। ये एक इंटेलिजेंस का फीचर है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ से हाइड अनहाइड होता है कस्टमाइजिंग में, जो मैंने पॉइंट अपने पास वहाँ पे लेके आया हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम, ठीक है, एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम, बेसिकली एप्लीकेशन जो टॉप डॉट यूजर नेम जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यूजर नेम फेच करता है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि यार आपका इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हम साथ साथ ना पार्शियल कोड को रन करके इसका रिजल्ट देखते रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यूं करता हूं कि जस्ट अ मिनट, या मैसेज बॉक्स याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब आप मैसेज बॉक्स लिखते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है आपका एक छोटा सा पॉपअप मैसेज बॉक्स आता है, उसके ऊपर लिखा आता है। अब मैंने लिखा मैसेज बॉक्स के बाद एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम, अब उसके बाद मैं छोटे से एक लाइन के कोड को रन करता हूँ। रन के लिए मैंने आपको बताया था F5 प्रेस कर सकते हैं या ये प्ले का बटन जो आ रहा है ये प्रेस करते हैं आप। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे कि मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है अवैस जंगीर, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे यूजर नेम मौजूद आ रहा है, ठीक है, वो विजिबल हो रहा है, ठीक है, अवैस जंगीर। इसको मैं करता हूँ ओके, इसका मतलब है कि एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम से यूजर नेम आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक सिंटेक्स की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है कि इज दिस अवैस जहांगीर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में इज दिस, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज अवैस जहांगीर, तो एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम से आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जैसे हम एक्सेल में भी एंड को ऑपरेटर यूज करते हैं, यहाँ पे भी एंड को ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है जी। इज दिस एंड एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम, ताकि जब आप इस कोड को रन करें तो आपका नाम है, मैं नहीं चाहता कि अवैस जहांगीर यहाँ पे शिफ्ट फिक्स आ रहा हो। इसको फिर रन करते हैं, इज दिस अवैस जहांगीर, आगे क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क अगेन ऐड करना है तो एंड का ऑपरेटर लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स में क्वेश्चन मार्क। जो भी टेक्स्ट आपने देना है टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने देखना है, ठीक है। मैसेज बॉक्स में हम आगे जी इज दिस एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम एंड क्वेश्चन मार्क, इसको रन करते हैं। इज दिस अवैस जहांगीर, ठीक है जी, हमारे पास एक छोटा सा मैसेज बॉक्स ओपन हो रहा है और इसमें ओके का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी कि मैं चाहता हूं कि जब ये मैसेज बॉक्स है तो मैसेज बॉक्स के आगे यस या नो आ रहा हो, ठीक है, यस या नो आ रहा हो। और उसको यस प्रेस करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि एक कोई स्टेटमेंट आए, जब नो प्रेस करेंगे तो कोई डिफरेंट स्टेटमेंट आए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जरा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। मैं इस जो क्या नाम है मैसेज बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कॉमा के बाद मैं एक इस मैसेज बॉक्स के फर्दर एट्रीब्यूट से प्रॉपर्टीज को विजिबल करता हूँ, ठीक है। जब आप मैसेज बॉक्स के बाद सिंपल टेक्स्ट कुछ देते हैं तो सिंपल वो आता है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स किस किस्म का है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट के साथ देना पड़ेगा। ब्रैकेट्स के बाद आप पहले अपनी स्टेटमेंट देंगे जो मैसेज बॉक्स में विजिबल होगी, आगे आप बताएंगे कि वो मैसेज बॉक्स किस किस्म का होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैसेज बॉक्स मेरे पास हो वी बी यस नो, ठीक है जी, वी बी यस नो, इसके अंदर मेरे पास यस या नो आ रहा हो। लेट मी सी, अच्छा ठीक है, इसके लिए हमें वो डिफाइन करने पड़ेंगे, वो हम कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है। हम लोगों ने वेरिएबल क्या बनाना है, एक तो है हम लोगों का मैसेज, मैं मैसेज का नाम लिख देता हूँ MSG, ठीक है जी। मैसेज का मैंने नाम लिख लिया अपने पास। यहाँ पे मैसेज को जो मैं बेसिकली एट्रीब्यूट दूंगा, लेट मी सी इसकी फाइल सेपरेशन अवेलेबल है या नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे मैसेज में दूंगा, ठीक है जी, कि मैसेज मैं चाहता हूँ कि मैसेज इज इक्वल टू, मैसेज क्या होना चाहिए, मैसेज को मैं असाइन करता हूँ इज दिस एप्लीकेशन, ये आ गया। मैंने अपने मैसेज बॉक्स, एक मैसेज के नाम से मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर मैंने फिर हाँ जो प्लेस किया है वो प्लेस किया है कि क्या ये जो मेरे पास कोड आ रहा है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सिर्फ होल्ड कराया है एक स्टेटमेंट, ठीक है, कि यूजर आईडी के साथ एक स्टेटमेंट है सिंपल क्वेश्चन मार्क के साथ हम लोगों ने इसमें एंटर किया है। अच्छा, अगली अगली हम लोगों ने इसके अंदर जो एंटर करनी है कि इसका आएगा हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। जब हम यस या नो होगा, ठीक है, जब हम यस करेंगे तो उसका एक रिजल्ट आएगा, नो करेंगे तो उसका एक रिजल्ट आएगा। मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं उसके रिजल्ट को सेव करूंगा, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ ANS, आंसर के लिए। लेट्स सपोज आंसर है जी उसका रिजल्ट। अच्छा, आंसर बेसिकली अब आंसर होगा क्या, आंसर के अंदर या यस होगा या नो होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो मैसेज बॉक्स से रिजल्ट आएगा, ठीक है, हम मैसेज शो करेंगे। अब देखिए मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या शो करना है, मैंने ऑलरेडी ये मैसेज लिख के बताया हुआ है, ये मैंने मैसेज दिया हुआ है, ठीक है। इस वेरिएबल, इस मैसेज बॉक्स में वेरिएबल ये यूज होगा, क्या है जी, इज दिस एप्लीकेशन नेम यूजर, आगे क्वेश्चन मार्क और कॉमा VB यस नो। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। पहला वेरिएबल है जिसके अंदर टेक्स्ट है, दूसरा वेरिएबल है जिसके अंदर यस या नो छुपा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अगर तो आंसर आए यस, ठीक है, इफ आंसर इज इक्वल टू, लेट से मैं कहता हूं कि यस आता है तो मेरे पास आ जाए VB यस, तो मेरे पास आ जाए कि अगर यस आता है तो क्या हो, देन एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो, लेट्स सपोज वेलकम, वेलकम यू आर ऑथेंटिकेटेड, लेट्स सपोज अगर आंसर यस आता है देन आपके पास मैसेज बॉक्स अपीयर हो वेलकम यू आर ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। और अगर आपके पास इफ आंसर इज इक्वल टू VB नो, ठीक है। अच्छा, अब देखें मैं इसमें कभी स्मॉल लिख रहा हूँ लेकिन कभी कैपिटल, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो वो विजुअल बेसिक अपनी इंटेलिजेंस यूज करके खुद उस कोड को डिफाइन कर देता है। जैसे कि अभी मैं देखें मैंने VB कैपिटल लिखा हुआ है, नो स्मॉल लिखा हुआ है, जब मैं एंटर करूंगा तो वो बिल्कुल ऊपर के फॉर्मेट में हो जाएगा, देखिएगा। देन MSGBOX, देन मैसेज बॉक्स मेरे पास आए यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है जी। अब ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि एक दफ़ा इसको रीड करते हैं फिर इसको रन करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया MSG के नाम से, मैसेज का शॉर्ट फॉर्म है, उसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट रखी इज दिस एप्लीकेशन यूजर नेम। आप जब लिखेंगे तो आपका नाम आना चाहिए, ये जो भी जिस नाम से भी लॉगिन हुए हैं। स्टेटमेंट होगी कि क्या ये अवैस जहांगीर का सिस्टम है या व्हाट्सएवर। फिर मैंने एक सेकंड बनाया आंसर, आंसर के अंदर जो प्लेस कराया है वो है यस या नो को, ठीक है। आंसर के अंदर मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा ये मैंने बता दिया जी, मैसेज आएगा MSG के अंदर पड़ा हुआ है ये, कॉमा VB यस नो। तो VB यस नो का जो रिजल्ट है वो आंसर में आ जाएगा। अब अगर आंसर की वैल्यू यस है देन एक मैसेज बॉक्स नया खुलेगा जो कहेगा वेलकम यू आर ऑथेंटिकेटेड, और अगर आंसर नो है तो नया मैसेज बॉक्स चलेगा यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड यूजर। इसको हम रन करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ आ गई इज दिस अवैस जहांगीर, और आगे ऑप्शन यस या नो की आ गई है। अब मैं अगर यस करता हूँ तो वेलकम यू आर ऑथेंटिकेटेड, ओके। अगर दोबारा रन करके इसको नो पे रन करके देखते हैं कि इसको मैं नो करता हूँ यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये छोटी सी 4 लाइनों का स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली स्क्रिप्ट आपने जो लिखा है इसके अंदर हम देखते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कौन कौन से पार्ट्स हैं बेसिकली जो यहाँ पे हमारे पास विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने पहली लाइन में सब प्रोसीजर डिफाइन किया, ठीक है जी। सब प्रोसीजर हमारा क्या था, सिंपल माय नेम के नाम से मैंने लिख दिया।
असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल मैंने क्रिएट किए थे MSG और ANS के नाम से, ठीक है। उन दोनों को मैंने वैल्यूज असाइन की। MSG को असाइन किया इज दिस अवैस जहांगीर कंप्यूटर या इज दिस अवैस जहांगीर क्वेश्चन मार्क, और ANS को डिफाइन मैंने क्या प्रोवाइड किया, ट्रू या फॉल्स। अच्छा, उसके अलावा हमने और क्या किया, कॉन्केटेनेटिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग एन ऑपरेटर। आपने देखा कि मैंने एंड का वर्ड एंड ऑपरेटर यूज करके मैंने दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन किया, जिसके अंदर इज दिस, उसके बाद एंड, उसके बाद एक एप्लीकेशन, उसके बाद फिर एंड और क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, एक बिल्ट इन फंक्शन है VBA का मैसेज बॉक्स, वो हम लोगों ने यूज किया, जो आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप यूज करते रहेंगे। अच्छा, यूजिंग बिल्ट इन VBA कॉन्स्टेंट्स, VBA के अंदर जो मैसेज बॉक्स है कॉन्स्टेंट्स हैं, VB yes no, VB no, VB yes, ठीक है, उसको हमने यूज किया। फिर हम लोगों ने इफ और देन की एक स्टेटमेंट है वो दो दफा यूज की, जिसमें हम लोगों ने कहा कि अगर ANS yes है तो ये रिजल्ट है, और नहीं है तो ये है, और एंडिंग का सब प्रोसीजर फिर हमने लास्ट लाइन जो है एंड सब वो यूज किया, ठीक है। ये बेसिकली हम लोगों ने VBA के अंदर, जो VBA के बेसिकली जिसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये एक छोटा सा उसका लेआउट था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम पे आप लोग प्रोग्राम लिखने लगते हैं तब आपको एट द फर्स्ट हैंड आपको पता होना चाहिए कि यार जोन जोन से आपके पास वेरिएबल्स आ रही हैं या जोन जोन से आपके पास कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने पहले ही अपने पास नोट डाउन करके नोटिफाई करने हैं और उनको स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करना है। इंशाल्लाह इस चीज़ को भी हम आगे देखेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपना जो VBA का इन्वायरमेंट है उसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वो इस वजह से ज़रूरी है कि कई दफ़ा आपको इन चीज़ का आइडिया नहीं होता और आप वो एक स्ट्रगल में रहते हैं कि यार ये चीज़ मेरे पास फिजिबल क्यों नहीं हो रही है, उनके पास हो रही है, मेरे पास नहीं हो रही है। आमतौर पे बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव रहती हैं, लेकिन कई मरतबा आपको उसको अपने यूजेज के हिसाब से छेड़ना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए हैं, एडिटर टैब, एडिटर फॉर्मेट, जनरल टैब, डॉकिंग टैब, लेकिन ये इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं यहाँ पे अब आपको लाइव दिखाता हूँ हमारे विजुअल बेसिक के इस पे। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मैं आपके पास आपको भी कौन सी स्क्रीन विजिबल हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास टूल्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शंस का बटन आ रहा है, ठीक है। वो जो मैंने चार पांच आपको नाम बताए थे, एडिटर, एडिटर फॉर्मेट, जर्नल और डॉकिंग, वो बेसिकली ये ऑप्शंस एंड टैब्स के नाम है, ठीक है। इसके अंदर ये आमतौर पे मोस्ट लाइकली आई एम होपिंग कि यही ऑप्शंस आपके पास चेक होंगी, ठीक है। लेकिन इनको एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लेते हैं तो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में काम आ जाती हैं, ठीक है। ऑटो सिंटैक्स चेक, बेसिकली जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और उस टाइम पे आप एरर आ जाता है, तो आपने अगर ऑटो सिंटैक्स चेक को ऑन किया हुआ है तो वो उसी टाइम पर एक पॉपअप विजिबल कर लेता है कि भाई आपके इस सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स ठीक नहीं था, ठीक है। यहाँ पे वो एक फ़ौरन से एक पॉपअप दे आता है कि आपने इसके सिंटैक्स में ये प्रॉब्लम की। जैसे कि हम लोगों ने भी अभी एक जो हमारी एग्जांपल में हम लोग एक चीज़ कर रहे थे, तो उसके अंदर एक हमारे पास एरर आ गया था, जैसे कि ये आ गया कि ये फ़ौरन से एक आपके पास पॉपअप आ जाता है। अगर आप नहीं करते तो आपके पास सिर्फ ये रेड हाईलाइट होगा, पॉपअप नहीं आएगा। तो ये कई केसेस में जो बिगनर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ताकि उनको उसी टाइम पे हाईलाइट हो जाए कि यार यहाँ पे आपके पास इसमें एरर आ रहा है, बजाय इसके कि वो आगे गो थ्रू करते जाए। अच्छा, रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये मैंने आपसे पहले भी लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि वेरिएबल्स, जिसके अब आगे हमने बड़ा एक सेशन करना है इंशाल्लाह। वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ किए हैं, MSG और ANS। अभी हम लोगों ने इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया था कि यार ये वेरिएबल अपने पास क्या होल्ड करेंगे। वेरिएबल्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ वेरिएबल होते हैं जिनको आप शुरू में बता देते हैं कि इस वेरिएबल की टाइप है स्ट्रिंग, इसके अंदर टेक्स्ट के अलावा कुछ ऐड नहीं होगा। आप शुरू में बता देते हैं कि इस वेरिएबल की टाइप है इंटीजर, इसके अंदर 1 से लेके फलां नंबर तक वैल्यू सेव हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आप शुरू में ही बता देते हैं कि इसकी वैल्यू है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो होगी बुलियन, कि इस वेरिएबल में ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई और चीज़ स्टोर नहीं हो सकती। डेट्स और लॉन्ग और मल्टीपल किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेरिएबल्स को साइन हो सकती हैं। तो जब आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑन किया होगा तो तब ये एरर देगा आपको, ये MSG और ANS यूज करने नहीं देगा जब तक आपने ऊपर बताया ना हो कि भाईजान MSG है वो स्ट्रिंग है, ANS है वो बुलियन है, या जो भी इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑफ किया हुआ था, इस वजह से इसने मुझे एरर नहीं दिया था। ये कई दफ़ा रिक्वायर्ड होता है, आपको यूज़ करना चाहिए। और जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके पास
सबसे टॉप पे एक ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा आना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ तो आएगा, शायद अभी भी ये लिखा है नहीं, अभी नहीं आएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल बनाऊंगा तो उसके ऊपर, इसके ऊपर आ जाना चाहिए। लेट मी सी, नहीं तो वो नहीं, ऑप्शन एक्सप्लिसिट अभी यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा क्योंकि इसमें मैंने वेरिएबल अभी डिफाइन नहीं किया हुआ। एनीवेज, एक ऑप्शन एक्सप्लिसिट का वर्ड है वो यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिख आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके आगे है हमारे पास ऑटो लिस्ट मेंबर्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी अभी आपने देखी भी है। ऑटो लिस्ट मेंबर्स का मतलब ये है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के बाद डॉट डालते हैं, तो आगे आपके पास एक लिस्ट जनरेट होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो कुछ यूजर्स की लिस्ट जनरेट नहीं हो रही होती, उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पे वो मार्क नहीं होता। वो लिस्ट बहुत हेल्पफुल है, एक इंटेलिजेंस का काम देती है। आपको पता चल जाता है कि आपने एक दो वर्ड टाइप की और आपकी रिक्वायर्ड चीज़ सामने विजिबल हो जाती है। अगर मैं इस लिस्ट का डेमो दूं तो जैसे कि यहाँ पे एक मैं डेमो देता हूँ कि रेंज A1, एक सेल है A1, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं डॉट डालूंगा तो उसके आगे उसकी हायरार्की, सेकंड ऑब्जेक्ट या फिर उसके मेथड और प्रॉपर्टीज सारी यहाँ पे लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। ये क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने वहाँ पे ये लिस्ट मेंबर्स की लिस्ट को चेक किया हुआ है, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में मेरे पास एक और यहाँ पे, और मैं सारी सारी कवर नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़्यादा। ऑटो क्विक इन्फो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऑटो क्विक इन्फो आपको बेसिकली येलो कलर में हाईलाइट देती है कि आपने जो अभी यूज़ करना है, अपना मेथड यूज़ करना है या कोई विजुअल बेसिक अपना टूल यूज़ करना है, जैसे कि मैसेज बॉक्स मैंने अभी आपको बताया, तो उसके आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से होंगे, आपने उसको कैसे यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि MSGBOX मैसेज बॉक्स पर मैंने ब्रैकेट डाली तो आपके पास ये शो होना शुरू हो रहा है। ये बेसिकली वो जो ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है, उस ऑप्शन की वजह से यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो रहा है, जो कि बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉम्प्ट में मैसेज में क्या है और आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, जैसे कि VBA, येस, ओके, नो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्विक इन्फो है। ऑटो डेटा टिप्स बेसिकली आपके पास जब आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया होता है, और ख़ास तौर पे जब आपके पास ऐसे वेरिएबल हो जिसके अंदर वैल्यूज़ कुछ लॉन्ग वेरिएबल में पड़ी हुई हैं, तो आपके पास ऑटो डेटा टिप्स में आप प्लेस करते हैं वेरिएबल के ऊपर नाम, ठीक है, और वहाँ पे आपके पास छोटा सा बॉक्स अपीयर होता है जो कि बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर फॉर द टाइम बिंग क्या वैल्यू पड़ी हुई है। ये बड़ा हेल्पफुल है जब आप खास तौर पे डिबग कर रहे हो, आपके पास कोई बग आ गया और आपने डिबग करने हैं, तो वेरिएबल ऐसी चीज़ है जिसके अंदर वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। आज हम इसे एक चीज़ के ऊपर काम भी करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। तो वो वेरिएबल बेसिकली क्या है, इसके अंदर वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, तो वो ऑटो डेटा टिप्स बताती है। बाकी विंडो सेटिंग के अंदर मेरे पास ड्रैग एंड ड्रॉप है। एडिटिंग टेक्स्ट मेरी आदत है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है कि आप किसी भी सेल को, किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करके ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट टू फुल मॉड्यूल, वो मतलब मिसाल के तौर पे मैं जैसे कोई नया मॉड्यूल एंटर करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो वो फुल स्क्रीन आता है, वो छोटी स्क्रीन पे नहीं आता है। मिसाल के तौर पे ये मैं कहूँ, अगर ये छोटी स्क्रीन है, ठीक है, तो मैं अगर ये मॉड्यूल 2 भी ओपन किया हुआ तो ये फुल स्क्रीन में आया हुआ है, ठीक है। वो छोटी स्क्रीन में भी कई दफ़ा आ जाता है। उसके अलावा बाकी और इसके अंदर क्या काम की चीज़ है, प्रोसीजर सेपरेटर एडिटिंग यूज़ होता है। एडिटर फॉर्मेट कि आपने यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट क्या होना है आपका, कोरियर, टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट, कलर, इसको भी ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोरियर न्यू एक स्टैंडर्डाइज फॉन्ट है जो आमतौर पे हम सब यूज़ कर रहे होते हैं इसकी कोडिंग के अंदर। बाकी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। जनरल के अंदर भी इसके अंदर एक ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बेसिकली आप मेक श्योर कि यही ऑप्शन चेक हो, ब्रेक द अनहैंडल्ड एरर्स। एरर हैंडलर्स जब हम यूज़ करेंगे देखेंगे कि एरर हैंडलर्स किस तरीके से होते हैं। जैसे कि हम एक्सेल के अंदर तो सिंपल इफ एरर लगा देते हैं, इसके अंदर एरर हैंडलर्स की भी टाइप्स हैं मल्टीपल, ठीक है। तो एरर हैंडलर को जब यूज़ करना है तो उसके अंदर ये आपके पास बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपने इसको टैप किया हुआ है कि वो आपको ब्रेक करके चंक्स में एरर का एरियाज बता रहा होता है कि इस एरिया में एरर का ये टाइप है, ये चीज़ें हैं। और आखिर में डॉकिंग है। अच्छा, डॉकिंग बेसिकली विजिबिलिटी ऑप्शन है कि मिसाल के तौर पे अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हमेशा लेफ्ट पे आ रहा है, प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये आ रहा है, मल्टीपल मेरे पास इमीडिएट विंडो है वो नीचे आ रही थी। तो ये इस वजह से अपनी अपनी जगह पे प्लेस है क्योंकि ये यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई है, ठीक है। अगर आप किसी भी एक चीज़ को, मिसाल के तौर पे मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को यहाँ पे अनचेक करता हूँ तो वो फिर आप उसको उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को, जैसे कि यहाँ पे पूरा का पूरा विजिबल होना शुरू हो गया है और इसके नीचे मेरी वो शीट हाइड हो गई है, कोड की शीट हाइट हो गई है, ठीक है ना। तो इसको मैं मिनिमाइज करूंगा ताकि कोड की शीट भी विजिबल हो। तो आमतौर पे ये डॉकिंग को आप जो उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं वही रहने दें ताकि वो जहाँ जहाँ पे भी अपनी जगह पर प्लेस हैं वो वहीं पे रहें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ विजुअल बेसिक के जो एरिया है इसके अंदर आपने किस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कई चीज़ों में आपको कस्टमाइज करने की जरूरत पड़ सकती है और मेक श्योर कि
ये जो सेटिंग्स मैंने रखी हुई हैं आप भी अपने पास यही सेटिंग रखें, ताकि बाद में हम कभी पैरेलल में काम कर रहे हो तो हम लोगों को इस चीज़ में इशू ना आ रहा हो कि यार मेरे पास कुछ और विजिबल, आपके पास कुछ और। ठीक है जी, आगे हम ये था मेरे पास एक विजुअल बेसिक एडिटर मॉड जो था, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हमारे जो प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपने एक्सेल का ऑब्जेक्ट मॉडल समझना है। एक टर्म यूज होती है OOP, ठीक है, जो कि बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज होती है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, OOP। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो बेसिकली एक इन्वायरमेंट के अंदर प्ले करना है वो ऑब्जेक्ट्स को लेके चलना है। ये चीज़ मैंने लास्ट सेशन में भी एक सरसरी से बताई थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बेसिकली हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स को इंग्लिश लिटरेचर में तो हम डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जो भी ऐसा एक कंपोनेंट जो कि इट्स ऑन एक वैल्यू रखता है कि जिसको आप विजिबली डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। एक्सेल की वर्कबुक इट्स एन ऑब्जेक्ट, उसकी वर्कशीट एक ऑब्जेक्ट है, सेल ऑब्जेक्ट है, टेबल्स, कॉलम्स, फील्ड्स, रोज, चार्ट्स, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। आप जब भी कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपने ऑब्जेक्ट को बेसिकली हिट करना है। अब ऑब्जेक्ट को या उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना है या उसके ऊपर कोई मेथड अप्लाई करना है। प्रॉपर्टीज और मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकंड टू ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसको मैं लेके आऊँगा। अच्छा, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हम चलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैंने आपको बताया कि जो भी बेसिकली आपके पास यहाँ पे विजिबल चीज़ें आ रही होती हैं वो आपकी सबके सब ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट्स की एक अपनी हायरार्की होती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पॉइंटर की ऑप्शन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की एक अपनी हायरार्की होती है, ठीक है। और हायरार्की क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्ट्स के बेसिकली डाउन टू बॉटम आपने ऑब्जेक्ट्स पे कैसे मूव करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हायरार्की किस तरह से है कि सबसे टॉप पे तो आपके पास होती है एप्लीकेशन, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर अगर आप मजीद ड्रिल डाउन करते हैं तो आपके पास आती है ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, ये मैं अगली टैब में आता हूँ कि एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकती हैं। आपके पास एक एड इन हो सकता है, विंडो है, वर्कबुक है, वर्कशीट फंक्शन है, ये सब के सब ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम वर्कबुक को लेते हैं तो वर्कबुक के अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं। वर्कबुक के अंदर चार्ट हो सकती है, कोई नेम रेंज हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट है उसकी वर्कबुक की अपनी विंडो है, वर्कशीट है वो एक प्रोजेक्ट हो सकती है। अगर अब वर्कशीट इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फर्दर क्या ऑब्जेक्ट्स हैं कि कोई कमेंट है, कोई नेम है, कोई पेज सेटअप है, कोई पिवट टेबल है, ठीक है, कोई सेल है, कोई हाइपरलिंक है, ये सब वर्कबुक के अपनी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स की जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो एज अ कोलेक्टिवली भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन, जो कि बहुत दफा यूज करेंगे हम, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बेसिकली आप वर्क बुक्स या वर्क शीट्स, इनके आगे आप देखेंगे तो एस लगा हुआ है, ठीक है। या चार्ट्स या शीट्स, ये एज अ कलेक्शन के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको कलेक्शन के तौर पे क्यों यूज करना पड़ता है? कई मतलब आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप चाहते हैं कि एक सिमिलर मेथड है, मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई करूं, तो अब वहां पे कोलेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वर्क बुक भी ऑब्जेक्ट है और वर्क बुक्स जो कि एक कलेक्शन ऑफ वर्क बुक्स है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप कलेक्टिवली भी एक चीज को वन में यूज करेंगे वो भी एज एन ऑब्जेक्ट ही होगी एनीवेज। तो जो चीजें, जो मेथड या प्रॉपर्टीज आप एक वर्कबुक पे अप्लाई कर सकते हैं वही आप वर्कबुक्स या वर्कशीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी एक कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, यहाँ पे एक वर्कशीट्स ज़्यादा लिखा हुआ है, शीट्स ज़्यादा लिखा हुआ है। इनमें डिफरेंस क्या है वर्कशीट या शीट में? कि बेसिकली वर्कशीट के अंदर सिर्फ वो वर्कशीट आती है जिसके अंदर रोज या कॉलम्स होते हैं, ठीक है। शीट्स के अंदर वो शीट भी आती हैं जिसके अंदर चार्ट होता है खाली। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई वर्कशीट है जिसमें चार्ट होता है, या कोई ऐसी शीट होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो होता है, एक क्या नाम है, पावर व्यू के फॉर्मेट में एक आती है, ठीक है। आप कभी राइट क्लिक करेंगे ना एक्सेल के अंदर तो आप देखेंगे कि इंसर्ट के ऑप्शन में शीट भी आ रहा है, चार्ट भी आ रहा है, कुछ और। जब चार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो एक और एरिया ओपन होगा, ठीक है। तो बेसिकली शीट्स के अंदर वर्कशीट्स भी आ सकती हैं, लेकिन वर्कशीट्स जो है वो उसके अंदर लाजमी नहीं कि चार्ट भी आ सके या बाकी चीज़ आ सके। तो ये बेसिकली वाइस वर्सा यूज होती हैं। तो इनको एज एन हम कोलेक्टिवली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब आपको पता चल गया कि भाई वर्कबुक या वर्कशीट या सेल या रेंज ये एक एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपने इन ऑब्जेक्ट को बुलाना कैसे या इनको रेफर कैसे करना है, उनको नेविगेट कैसे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ कि रेफरिंग कैसे करनी है, उनको नेविगेट कैसे करना है हायरार्की में, और
आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा बेहतर दिखाता हूँ एक्सेल की वीबीए लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है रेफरिंग टू एन ऑब्जेक्ट। आपने किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करना है, कैसे करना है, ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट को किस नाम से बुलाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी शीट नंबर 1 में आए या शीट नंबर 1 का नाम लें, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं वर्क शीट्स या फिर खाली शीट्स, ठीक है। अब आपने इसको ये भी बताना है कि भाई वर्कशीट्स तो हैं लेकिन कौन सी वर्कशीट, ठीक है जी। तो शीट, आपकी शीट का नाम होगा कोई, शीट नंबर 1। आपने जब भी किसी चीज को एज अ नेम के तौर पे बताना है तो आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में देना है, ठीक है। और आप शीट नंबर 1 को इस तरह से भी रेफर कर सकते हैं कि वर्कशीट्स ब्रैकेट 1, कि आपकी सीक्वेंसिंग में सबसे लेफ्ट पे जो शीट आ रही है वो 1 है, ठीक है, सेकंड 2 है। तो जब आप 1 या 2 लिखेंगे तो उसमें आपको फिर इन्वर्टेड कॉमास नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से वर्कशीट या शीट्स का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब नेविगेट करना है हायरार्की में। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास मल्टीपल वर्कशीट्स ओपन है, मल्टीपल वर्कबुक्स ओपन है, ठीक है। अब आपने ये चीज इसके ऊपर विजुअल बेसिक पे नहीं छोड़नी कि वो खुद से एज्यूम कर ले कि मैं सेल A1 की बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि मुझे A1 सेल के अंदर कुछ वैल्यू डालनी है, ये कुछ वैल्यू उठानी है। अब मेरे पास 2-3 वर्कबुक्स हैं, हर वर्कबुक्स में मल्टीपल शीट्स हैं, हर शीट में A1 सेल है। अब मैं खाली लिख दूं कि यार रेंज इन्वर्टेड कॉमास A1, तो वो उसको क्या पता चलेगा कि आप किस A1 की बात करें। तो अब आपने बेसिकली हायरार्की के थ्रू मूव करना है, जो कि जो बेस्ट वे होता है, ठीक है। हायरार्की में मूव करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन है। सबसे सबसे टॉप लेवल पे जो ऑब्जेक्ट होती है वो एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन कौन सी जी भी, हमारे पास वर्कबुक्स सबसे टॉप लेवल पे। उस वर्कबुक का आपने नाम देना है, जैसे कि मेरे पास जो वर्कबुक ओपन है उसका नाम है VBA टेस्ट डॉट XLSM, ठीक है। तो एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक्स, सबसे पहले आपने बता दिया वर्कबुक्स। अच्छा, अब आपने बताना है कि एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स 1 के सबसे पहली वर्कशीट, या तो आप शीट का नाम देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में या 1 दे देंगे, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों को डॉट से सेपरेट करना है, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद डॉट है, वर्कबुक का पूरा नेम देने के बाद डॉट है, फिर वर्कशीट्स का नेम देने के बाद डॉट है। और फिर आप अगले लाइन में चलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जी रेंज, कौन सी रेंज की बात कर रहे हैं, उसकी रेंज का नाम लिखना है जी, रेंज A1। और आखिर में हम लिखेंगे डॉट वैल्यू है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आपने कोई भी मेथड अप्लाई करना है, मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपने इसकी प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी ली हुई है कि इसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो मुझे बताए, ठीक है। इस जो बेसिकली कोड है, इस लाइन ऑफ कोड या इस वे ऑफ हायरार्की डिफाइनिंग को हम बोलते हैं फुली क्वालिफाइड रेफरेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं कि फुली क्वालिफाइड रेफरेंस है, जो कि बड़ा इजीली विजुअल बेसिक अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब दिखने में तो अब ये एक, मुझे अगर सिर्फ सेल A1 को सिलेक्ट करना है तो ये काफ़ी बड़ा कोड हो गया, ठीक है। लेकिन कई चीज़ों में आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, खासतौर पे अब लेटेस्ट वर्जन में एप्लीकेशन का वर्ड आपको बहुत कम है आपको कहीं लिखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये कंसिडरेबल कर दी उन्होंने सिस्टम के अंदर ही कि सबसे पहले नंबर पे जो आपने दिया हुआ है एरिया वर्कबुक का, ये एप्लीकेशन ही है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन का वर्ड हटा दें, ठीक है। वर्कबुक्स डॉट, फिर आगे वर्कशीट्स और रेंज लें A1। अच्छा, अगर आपको पता है कि आपके पास एक ही वर्कबुक ओपन है, ठीक है, तो आपको जरूरत ही नहीं है ये भी ऐड करने की, ठीक है ना। या आपकी एक्टिव वर्कबुक कौन सी है। अब एक्टिव वर्कबुक कौन सी है, अब देखें मेरे पास यहाँ पे 2-3 वर्कबुक्स हैं, लेकिन मेरे पास एक्टिव वर्कबुक VBA टेस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्कशीट 1 डॉट रेंज 1, तो वो वर्कशीट 1 डॉट रेंज 1 ही उठाएगा इसी वर्कबुक में से, क्योंकि इस वक्त जो एक्टिव वर्कबुक है वो यही है। इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें, अगर आपको श्योर है कि आपके पास जो शीट ओपन हुई हुई है वो शीट 1 ही है जिसमें से वैल्यू उठाना चाहते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ मेरे एक्सेल की शीट, तो मेरे पास इस वक्त जो एक्सेल की शीट विजिबल है वो शीट 1 ही एक्टिव शीट है, ठीक है। एक्सेल में जो फ्रंट पे एक्टिव शीट है मेरे पास शीट 1 ही है। तो उसमें मुझे बेशक मैं उसका वो भी क्या नाम है हटा सकता हूँ कि यहाँ पे आप वर्कबुक वर्कशीट भी यहाँ से वर्ड हटा सकते हैं, सिंपल रेंज 1 भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को हायरार्की कई जगहों पे डिफाइन करनी पड़ती है, कई जगहों पे नहीं डिफाइन करनी पड़ती है। हम आज एक एग्जांपल करेंगे, इसके अंदर भी हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने स्पेसिफिकली किस चीज़ को डिफाइन किया या नहीं किया, ठीक है। सो ये था हमारे पास जो बेसिकली आपने किस तरीके से रेफर करना है किसी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मल्टीपल नाम है, मल्टीपल वेज हैं उनको, ठीक है। लेकिन उसका बेसिकली प्रोसीजर यही रहेगा कि आपने बड़ी से छोटी हायरार्की पे जाना है और उनको डॉट से या फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं उससे आपने सेपरेट करना है। अच्छा, आगे हम चलते हैं।
अच्छा रेफ रेफ उप्स, मैंने अपनी दूसरी स्लाइड यहाँ पे शोने की। अच्छा ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा था कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग करेंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर हम ये देखेंगे कि हम लोगों ने बेसिकली एक सिंप्लीफाइड वे में एक कोड किस तरीके से हम लोग एक लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको अपने रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर, ठीक है। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं आप लोगों के साथ भी साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी पैरेलल में करें, लेकिन ऑब्वियसली ये वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं इस सेशन के बाद आपके साथ ये फाइल्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा और वीडियो भी हम विद इन एन आवर अपलोड कर देंगे ताकि आप ये दोनों चीज़ों को पैरेलल में देखें, खुद से प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा सिनेरियो मैंने बिल्ड किया है, वो सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक सेलर है, छोटा सा सेलर है, ठीक है, सेल्स करता है। उसके पास एक छोटी सी इनवॉइस टेम्पलेट है जिसके अंदर वो डाटा डालता है। वो एक छोटा सा कोड लिखना चाहता है कि जब वो डाटा इनवॉइस के अंदर एंटर करे, ठीक है, और वो डाटा बाय द एंड ऑफ दैट इनवॉइस, जो इनवॉइस को यूज़ करने के बाद एक कोड रन करे, वो सारा का सारा इनवॉइस का डाटा जो है जो उसको रिक्वायर्ड है एक सेपरेट डाटाबेस में सेव होता जाए, बजाय इसके कि वो उस एक जगह पे इनवॉइस में डाटा रिकॉर्ड करे कि मिस्टर ए को ये क्वांटिटी सेल की है, इतनी क्वांटिटी इतनी वैल्यूज़ की, ठीक है, और इनवॉइस पे डालने के बाद वो वैल्यूज़ एक डाटाबेस में लदा से जाए, कॉपी पेस्ट करे ताकि वो रिकॉर्ड करे। तो वो चाहता है कि छोटा सा कोड लिख ले कि इनवॉइस के अंदर जो डाटा उसने एक दफ़ा पंच किया है वो सारा का सारा डाटा ऑटोमेटिकली डाटाबेस में मूव हो जाए और उसकी इनवॉइस न्यू इनवॉइस क्लियर हो जाए ताकि वो नेक्स्ट इनवॉइस एंटर कर सके, ठीक है। अच्छा इसके अंदर नंबर ऑफ ऑप्शंस थी, नंबर ऑफ चीज़ें थी, लेकिन मैंने इसको बहुत सिंपल रखा। उसकी रीज़न ये है कि अभी हम बहुत कम जानते हैं वीबी की लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्ट से लेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम अपनी इसी एग्जांपल को मजीद इन्हांस करके भी देखेंगे कि जब हम लूप्स के बारे में सीख जाएंगे, जब हम क्वार्टर लूप्स के बारे में सीख जाएंगे, या मजीद हमें चीज़ें आइडिया होंगी, ठीक है। सो मेरे पास एक इनवॉइस का टेम्पलेट है। मैं वो टेम्पलेट यहाँ पे आपके सामने कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये मेरे पास एक इनवॉइस टेम्पलेट है। मैं इसको टेम्पलेट को यहाँ पे ठीक है जी। ये एक इनवॉइस टेम्पलेट है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे अपने पास विजिबल कर लिया, ठीक है। आप लोगों ने इसमें साथ रहना है मेरे, ताकि आप इस चीज़ को मिस ना करें। मैं इस शीट का नाम रख लेता हूँ INVOICE इनवॉइस, ठीक है जी। इस इनवॉइस के अंदर मैं कुछ डाटा एंटर करूँगा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कोड हो, बाद में मैं वो कोड एक बटन को भी असाइन कर सकता हूँ कि वो मैं इस कोड को रन करूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे एक डाटाबेस में बना लूँ, ठीक है, जिसके अंदर जो भी मेरे पास सेल होगी, ठीक है, वो सेल यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, और इनवाइस जो है ना वो क्लियर हो जाए अगली न्यू एंट्री के लिए या नई इनवाइस बनाने के लिए, ठीक है। डाटाबेस के अंदर मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास ये हेडर्स हैं, ये मेरे पास हेडर्स हैं डाटाबेस के कि जिनके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज वहाँ से उठ के यहाँ पे आके प्लेस हो जाए, ठीक है। चले, अब मेरे पास दो शीट्स आ गई हैं, एक है जी इनवाइस, एक है डाटाबेस, ठीक है जी। अब हम लोगों ने ना वन बाय वन अब एक कोड लिखना है और साथ उसको जो है ना अपने क्या नाम है चेक करना है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है कोड। अभी बड़ा सिंपल सा हम लोगों ने काम करना है, ठीक है। मैं अब अपने पास आपके सामने शो करने लगा हूँ हमारे पास वो विंडो जहाँ पे अभी हमने कोड करना है, ठीक है। अच्छा मैं आता हूँ यहाँ पर, ये है जी हमारे पास VBA टेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो मॉड्यूल हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल इनको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा था एक। अच्छा
अब ये हमारे पास टेस्ट, हमारी जो पास जो शीट है ये इसका नाम है, ठीक है। अच्छा सॉरी, अब यहाँ पे मैं एक नया मॉड्यूल एंटर करता हूँ। एक मैंने यहाँ पे मॉड्यूल एंटर किया, ठीक है। अच्छा, अब इस मॉड्यूल का आप जो मर्जी नाम रखना चाहिए नाम रख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि स्टार्ट होता है सब से, ठीक है जी। सब में मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ जी कि इनवॉइस डाटा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, ठीक है जी। इनवॉइस डाटा। अच्छा देखिए जी, अब हम लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने विजिबल करता हूँ अब एक्सेल की शीट। हम अपने पास यहाँ पर ले आते हैं, कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर मैं डाल देता हूँ जी 1, ठीक है जी। डेट में मैंने फार्मूला लगा लेता हूँ जी, इज इक्वल टू TODAY टुडे, ताकि क्योंकि डेट अपडेटेड डेट यहाँ पे हमारे पास हर टाइम विजिबल रहेगी, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर आईडी में यहाँ पे लेट्स सपोज एक सेल करता हूँ जी 4548, एक कस्टमर आईडी है। बिल 2 में किसी का नाम आ जाएगा जी, नाम ले लेते हैं जी अवैस जहांगीर। एक मुझे कॉल आ रही है, हेलो। आप डिस्कनेक्ट हो गए मीटिंग, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। मेरे पास एक्चुअली मैंने वो ऑटो अनेबल किया हुआ है, कोई भी वेटिंग में नहीं जा रहा। आप आएंगे तो आपको खुद बहुत कनेक्ट हो जाएगा ये। कोई और इश्यू होगा नेटवर्क का, मेरे पास ऑटो अनेबल्ड है, कोई भी नहीं वेटिंग में जाएगा। आप जैसे ही आएंगे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक। सॉरी, बिल 2 में मैं डालता हूँ जी, मैं अवैस जहांगीर को सेल करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि बिल 2 में अवैस जहांगीर का कोई एड्रेस डाल देते हैं जी, हाउस नंबर 12 स्ट्रीट नंबर 30 इस्लामाबाद, ठीक है जी। और मैं कहता हूँ कि शिपमेंट एड्रेस भी यही है जो कि बिल एड्रेस है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं कहता हूँ कि क्या सेल किया, लेट्स सपोज हमने सेल किया है चेयर्स। चेयर सेल की है जी, क्वांटिटी रखी चेयर्स की क्वांटिटी है 10, ठीक है जी। यूनिट प्राइस है उसकी 1000। तो टोटल हमारे पास जो इसकी अमाउंट आ गई है इक्वल टू दिस इनटू दिस, ठीक है। ये हमारे पास इसकी टोटल अमाउंट आ गई इनवाइस की, ओके। तो ये मेरे पास एक इनवाइस का टेम्पलेट था जो मैंने यहाँ पे अपने पास कॉपी किया और उसके अंदर वैल्यू एंटर किया है। अब हमारी देखिए कोड लिखने के लिए पहले आपने देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हम लोगों ने देखनी है, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो डाटाबेस है, ठीक है, वहाँ से वैल्यू उठ के इस डाटाबेस में आए। इनवॉइस नंबर जो कि F5 पे पड़ा हुआ है वो उठ के यहाँ पे आ जाए A2 के ऊपर। डेट है जो कि यहाँ पड़ी हुई है H5 के ऊपर, वो ये उठ के यहाँ पे आ जाए मेरे पास B5 के B2 के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से CDEFG चाहिए, सारी की सारी जो चीज़ें अपनी अपनी, ठीक है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम क्या है मेरे पास, कस्टमर नेम ये है, कस्टमर आईडी ये है, क्या चीज़ सेल किया है, क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है और टोटल अमाउंट क्या है, वो सारी की सारी अपने पास यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या हो कि मेरे पास ये क्लियर हो जाए और मैं इसके ऊपर फिर नई एंट्री कर सकूँ। ये छोटा सा कोड हमने लिखना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये कोड हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि हम आते हैं अपने पास, ये याद रखिएगा हमारे पास दो शीट्स हैं, एक इनवॉइस है और एक डेटाबेस है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सॉरी मैं अब आ रहा हूँ आपको शेयर कर रहा हूँ विजुअल बेसिक एडिटर। हम लोगों ने अब यहाँ पे कोड लिखना है, ठीक है। अब कोड लिखने के लिए मेरे पास जो एक्टिव वर्क बुक है मैं उसके अंदर कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे वर्क बुक बताने की यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिर्फ ये देना है कि मैं किस शीट की बात करूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो शीट है, तो मैं अगर इसको डेस्कटॉप शेयर कर पाऊँ तो आई गेस इट वुड बी मच बेटर, ताकि मैं साथ साथ इसको, जी हाँ, ठीक है जी, ताकि ये दोनों चीज़ें मेरे पास पैरेलल में शो हो रही होंगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो देना है कि बेजन मुझे जो डेटाबेस वाली शीट का A2 है, रो नंबर A2 है, यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, इन इनवाइस नंबर जो कि F5 है,
इनवॉइस शीट की, ठीक है। अब इसके लिए मैं छोटा सा एक लाइन का कोड क्या लिखूंगा, ठीक है, ये अब आप देखिएगा। शीट जब भी आपने किसी शीट को डिफाइन करना है तो आप शीट्स भी लिख सकते हैं, वर्कशीट भी लिख सकते हैं, ठीक है। शीट्स इनवर्टेड कॉमर्स डेटाबेस, शीट्स इनवर्टेड कॉमर्स डेटाबेस, नाम दे दिया डेटाबेस का, डॉट रेंज। अब आपने सेल को डिफाइन करना है, तो सेल है आपका A2, ठीक है। अच्छा, अब आपने बता दिया जी कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, रेंज A2 है जो कि किस शीट के अंदर पड़ी है, डेटाबेस में। क्या करना चाह रहे हैं आप, चाहते हैं कि उसकी जो वैल्यू है ना, उसकी प्रॉपर्टी, अब हमने इसकी देखनी, उसकी एक प्रॉपर्टी चेंज करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सब्जेक्ट के आगे दो मोटी मेजर पार्ट्स होते हैं, या तो आपने उसकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ करना होता है या आपने कोई मेथड अप्लाई करना होता है। प्रॉपर्टी ये है कि आपने सेल की वैल्यू चेंज करनी है, आपने सेल के बॉर्डर चेंज करने हैं, आपने सेल का कलर चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है। और मेथड ये है कि आपने सेल को कॉपी करना है, आपने सेल को डिलीट करना है, आपने क्लियर कंटेंट करना है, ठीक है। ये मेथड्स हैं। ये दो चीज़ों में आपने फर्क नहीं करना, मतलब इजीली आपको आइडिया होना चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी पे काम करनी है, इस पे। तो अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी है वैल्यू प्रॉपर्टी, हमने इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी चेंज करनी है, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ और हम चाहते हैं कि क्या आ जाए लिखा हुआ, इनवाइस नंबर 1, या मैं इसको 1 कर देता हूँ, 3 टाइम 1 कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी है, ठीक है, डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी है, वो किसके इक्वल हो जाए, शीट्स जो इनवॉइस के अंदर डॉट रेंज, इनवॉइस के अंदर हमारे पास F5 है, F5 डॉट वैल्यू है, ठीक है जी। ये एक लाइन का मैंने कोड लिखा। अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि इसे होता है क्या है। ये रन करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने प्ले किया, रन हो गया, डेटाबेस डॉट वैल्यू, तो आई गेस ये देखें हुआ क्या कि उसने सिंपल ही काम किया। मैंने इसको एक लाइन का कोड एग्जीक्यूट करने को कहा था कि आपने क्या करना है कि डेटाबेस रेंज A2 की वैल्यू किसके बराबर कर देनी है, रेंज A5 के, ठीक है। मैंने जिसको पहले बताया है उसने उसको चेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद वाली वैल्यू को एज एन एट्रीब्यूट लेके आया और उसको चेंज कर दिया। अब मैं यही चीज़ चाहूँ तो सबके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। बड़ा सिंपल हो गया यार तो कोड हमारा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक इशू है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं 4 लाइनें कॉपी पेस्ट की हैं, मैं साथ साथ चेंज करता रहता हूँ। रेंज A3 में हमें एक वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है जी। A4 में एक वैल्यू चाहिए, A5 में एक वैल्यू चाहिए, सॉरी मैं इसको गलत कर रहा हूँ, A के बाद B C D E F है, ठीक है। हमें B2 में एक वैल्यू चाहिए, C2 में एक वैल्यू चाहिए, D में, और लेट्स सपोज E में। आगे क्या है हमारे पास, FGH, D के बाद आ गया हमारे पास E के बाद आ गया F, G और H। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ठीक है जी। हमें A2 में चाहिए थी F5। अब B2 क्या है जी आपके पास, B2 आपके पास डेट है, और डेट आपके पास कहाँ पे आ रही है जी, ये आ रही है जी H5 के अंदर डेट आ रही है हमारे पास, ठीक है जी। तो हमें B2 में क्या चाहिए, H5 चाहिए। C2 क्या है जी, C2 में हमें क्या मांग रहा है, C2 में हमसे मांग रहा है कस्टमर आईडी, ठीक है जी। C में हमसे मांग रहा है कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी हमारे पास पड़ा हुआ है ये G7 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो C2 में हम यहाँ पे कह देते हैं कि G7 आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगली क्या है जी हमारे पास, डी में क्या रिक्वायरमेंट है, डी में रिक्वायरमेंट है हमारे पास कस्टमर नेम की। कस्टमर नेम मेरे पास आ रहा है A12, ठीक है। तो A12 हमारे पास आ जाए यहाँ पे। एफ में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है A21 चेयर्स, ठीक है, A21। अच्छा, उसके बाद एफ में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, क्वांटिटी। क्वांटिटी हम उठा लेते हैं, क्वांटिटी है जी हमारे पास, एफ में क्वांटिटी है, जी में यूनिट प्राइस है, और एच में हमारे पास अमाउंट है, ठीक है। GHI में पड़ा हुआ है 21।
तो हम यहाँ पे इसको बारी बारी करते हैं कि G21, H21 और I21। ठीक है जी, सॉरी FGH है ना, FGH। अच्छा, अब हमने ना एक काम क्या कर लिया कि हमने ये सारी की सारी वैल्यूज़ ना वहाँ से इनवॉइस से इनको असाइन कर दी। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो A2, B2, C2, D, E, F, G, H 2 तक पेस्ट हो जाएंगी। इसको एक दफ़ा रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मैंने इसको रन किया, ठीक है, डेटाबेस पे गया, ये देखेंगे, ये मेरे पास कोड रन हो गया जी, ठीक है। इसके अंदर कस्टमर आईडी में क्यों खाली आ रहा है, कस्टमर आईडी आ रहा है हमारे पास F7 में, और मैंने कोड में क्या लिखा हुआ है कस्टमर आईडी के लिए, सी, सॉरी ये है F7। ठीक है, दोबारा रन करते हैं। ठीक है जी, ये कस्टमर आईडी भी आ गया हमारे पास। तो ये बेसिकली मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर 7 से 8 लाइनें हैं, ठीक है। और वो स्क्रिप्ट क्या कर रही हैं कि इस इनवॉइस के डाटा को यहाँ पे उठा के पेस्ट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है। अब वो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लेट्स सपोज यहाँ का डाटा होता है चेंज, ठीक है। मैं यहाँ पे डाटा में लिख देता हूँ जी कि अवैस जहांगीर की जगह मजहर मोहम्मद, नया डाटा आता है, नई इनवाइस आती है, नया कस्टमर आईडी, नई चीज़, चेयर्स की जगह टेबल आ जाते हैं, ठीक है। अब मेरा पर्पस ये था कि जब मैं इस कोड को रन करूं तो इसकी अगली लाइन में नया डाटाबेस आना शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो वो पहले वाले ही डाटा और रेप्लिकेट हो रहा है, ऑफसेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने एक्सेल को बताना है कि भाई आपने अगली न्यू लाइन के ऊपर नया डाटा पेस्ट करना है, ठीक है। हम लोगों ने प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये तो फिक्स रहेगा हर दफ़ा, क्योंकि हर दफ़ा इनवॉइस पे एक ही जगह पे डेट होगी, एक ही जगह पे इनवॉइस नंबर, कस्टमर नंबर, चीज़ें होंगी। लेकिन जो ये वैल्यू है ये चेंज होती रहेगी, एक एंट्री आएगी तो A2, B2, C2 पे आएगी, अगली एंट्री A3, B3, C3 पे आएगी, अगली उससे अगली आएगी। अब इसको हम कैटर कैसे करते हैं, हम ये करते हैं कि हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर जो है ना, हम जो एक्टिव रो है ना, जो लास्ट रो जिसके अंदर वैल्यू है, उससे अगली रो का नंबर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास एक्टिव वो रो जिसके अंदर वैल्यू है, लास्ट रो वो वैल्यू 2 है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अब उस वेरिएबल की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और उससे अगली बार उस वेरिएबल की वैल्यू 4 और 5। वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहे जैसे जैसे डाटा इसके अंदर ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल नाम लिख लेते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ एक्टिव लाइन, ठीक है जी, एक्टिव लाइन। अच्छा, एक्टिव लाइन। अब हम यहाँ पे वापस एक्सेल में आ जाते हैं, हम अपने एक्सेल के फार्मूला रिकॉल करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है काउंट ए का। काउंट ए क्या करता है कि मैं कहूँ जी कि इस कॉलम ए का काउंट ए निकाले, तो वो क्या निकाल के देगा 2, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे 2 काउंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी, दो वैल्यूज हैं जो कि नॉन ब्लैंक्स हैं। काउंट ए आपका क्या बताता है, अगर मैं यहाँ पे वैसे काउंट ए लिखूँ, यहाँ पे काउंट ए, काउंट द नंबर ऑफ सेल रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काउंट ए बताएगा जी कि 2, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल जो एम्प्टी नहीं है। तो हमारे पास इस लाइन के बाद अगली लाइन कौन सी होगी, नंबर 3, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली फार्मूला क्या बना एक्टिव लाइन निकालने का कि काउंट ए प्लस 1, कि जो भी काउंट ए आएगा इसका, ठीक है, उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारी वो रो होगी जिसके अंदर हमने नया वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिव लाइन के लिए हमने वैल्यू डालनी है। अब इसके अंदर खुद से तो बाय हैंड वैल्यू नहीं डालनी हमने, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर जो वैल्यू ऐड करनी है वो एक्सेल का फंक्शन काउंट ए लाना है, ठीक है। तो एक्सेल का फंक्शन काउंट ए लाने के लिए आपने यहाँ पे एक्सेल का फंक्शन अगर यूज़ करना होता है तो उसके लिए आप एक जो टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज वर्कबुक फंक्शन, ठीक है। वर्कबुक का फंक्शन यूज करते हैं जब आपने एक्सेल का कोई फंक्शन यूज करना हो। वर्कबुक आएगा ये, वर्कबुक, लेट मी रिमेंबर द सिंटैक्स।
वर्कशीट, सॉरी, नॉट, इट वाज नॉट वर्कबुक, वर्कशीट फंक्शंस। मैंने आपको बताया ना कि ये चीज़ें हम लोगों को बार बार वो करनी पड़ेंगी, क्या नाम है इसको, प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा ताकि हम लोगों को मुख्तलिफ सिंटेक्स याद है कि किस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है। वर्कशीट फंक्शन, ठीक है जी, वर्कशीट फंक्शन डॉट, आगे अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपने ठीक वर्ड यूज़ किया है कि उसने जो मेंबर्ड लिस्ट है वो देना शुरू कर दी है। काउंट ए, अच्छा जी, काउंट ए, अब काउंट ए आपने करना है जी, काउंट ए आपने करना है, तो किस चीज़ का काउंट ए करना है, यहाँ पे हम दे देते हैं रेंज ए, कॉल से ए तक, पूरा कॉलम ए, ठीक है, पूरा कॉलम ए। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको मैं छोटी सी दिखाना चाहूँगा कि ये मैंने एक टूल हाइड यहाँ पे एक विजिबल किया है। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि जब भी आप किसी सेल के किसी लाइन के साथ ये एक अपोस्ट्रोफी का साइन डालते हैं तो वो एज अ कोड नहीं होता, वो एज अ कमेंट यूज़ होता है, ठीक है। मैं फॉर द टाइम बीइंग इस सारे के सारे प्रोसीजर को मैं कमेंट मार्क करना चाहता हूँ ताकि अभी ये रन ना हो। मैं सिर्फ एक चेक करना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास मैंने व्यू, ये इसमें व्यू में आके टूल बार्स में आके एक टूल बार है एडिट, वो यहाँ पे अनहाइड की हुई है। एडिट टूल बार के अंदर ये जो ऑप्शन है ना, ये बेसिकली कमेंट करने का है। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करके सिर्फ एक दफ़ा ये ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे एज अ कमेंट कंसिडर होंगे। अब ये कोड नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक कमेंट्स हैं। मैंने कहा जी एक्टिव लाइन इज इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, रेंज ए से ए तक, ठीक है, कॉलम ए की रेंज के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही है वो आ जाए, ठीक है। तो मैं देखना ये चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैं मैसेज बॉक्स से लिखता हूँ MSGBOX ACTIVELINE, मैसेज बॉक्स लिखा और इसमें मैंने लिख दिया एक्टिव लाइन के, एक्टिव लाइन मुझे बताया कि क्या वैल्यू आ रही है इसके अंदर, ठीक है। इसने बताया जी 2 आ रही है वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल जो हम चाह रहे थे कि वैल्यू 2 आ रही है। तो इसके अंदर मैं +1 भी करा देता हूँ, ठीक है। उससे होगा क्या कि अब हमारे पास जो एक्टिव लाइन होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए जिसके अंदर नया डाटा आएगा, ठीक है। तो माइक अब म्यूट कर लें या मैं खुद देख लेता हूँ। हमारे पास अब एक्टिव लाइन हमारे पास ये विजिबल हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्टिव लाइन तो हमें पता चल गई कि क्या है, ठीक है। हम लोगों ने अब अपने इस कोड को थोड़ा सा जो है ना इन्हांस इस तरह से करना है कि यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पर भी हम लोगों ने ये 2 का वर्ड यूज़ किया ना, इस 2 की जगह ना हम लोगों ने एक्टिव लाइन ले आना है। उससे होगा क्या कि एक्टिव लाइन के अंदर वैल्यू 3 है तो अब वो 3 के ऊपर चीज़ें सारी यूज़ होंगी। जब लाइन पे जब 4 आ जाएगी तो 4 पे यूज़ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 की बजाय सॉरी, सबसे पहले मैं सबको कमेंट वापस ख़त्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 की बजाय क्या करना है कि इस 2 के साथ जो नंबर था, एक ए के साथ जो नंबर था उसकी जगह मैं एंड ACTIVELINE, एक्टिव लाइन, बस सिंपल। यहाँ पे भी मैंने 2 की बजाय एंड ACTIVELINE लाइन, इधर भी मैं करता हूँ एंड ACTIVELINE लाइन। ACTIVELINE लाइन, यार आप देखें कि ये खुद ब खुद अपने आप को जो है ना वो एडजस्ट कर रहा होता है, स्पेसिस डाल रहा होता है। ये बहुत एक अच्छा इसका फीचर है और आपको इससे सबसे ज़्यादा ये पता चलता है कि आपने कोड में कोई गलती नहीं की। अदरवाइज़ वो उसमें इसी टाइम पे वो आपको वो उसके अलाइनमेंट भी ठीक नहीं करता और पॉपअप भी आमतौर पे दे देता है। आप देखेंगे कि मैंने एक्टिव का ए छोटा लिखा हुआ है, एल कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन वो उसको फिर भी वो स्पेस देकर उसने वो बाकी को भी चेंज कर दिया हुआ है। मैंने एंटर का बटन दबा दिया, एंटर नहीं दबाना, एरो का बटन दबा रहा हूँ, ठीक है जी। अब हमारे पास अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप ये कोड रन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आप अभी हो क्या रहा है कि एक्टिव लाइन वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए रेंज 1, ये कौन सी रेंज ले रहा है कि जो मेरे पास, लेट मी शो यू, एक्टिव रेंज आ रही है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अब हमारे पास अभी एक्टिव रेंज ये आ रही है, लेकिन अगर मैं किसी टाइम यहाँ पे खड़ा होकर वो कोड रन करूंगा तो उसमें एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने कोड में डिफाइन नहीं किया हुआ कि ये कहाँ पे है ये शीट। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर ये कि मैं शुरू में ही बता दूं कि यहाँ पे इसको हम कह देते हैं कि शीट्स डेटाबेस डॉट सेलेक्ट, डेटाबेस शीट सेलेक्ट करें और फिर ये वेरिएबल की वैल्यू साइन करें। ठीक है, अब हम चेक करते हैं किससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। मैंने रन किया, रन करने के बाद देखें तो अब मेरे पास वो सेकंड लाइन में आ रहा है। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, अब वो थर्ड लाइन में मेरे पास वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि हर दफ़ा जब कोड रन होता है, कोड यहाँ से रन होना शुरू होता है तो क्या देखता है जी कि एक्टिव लाइन को वैल्यू साइन करनी है। एक्टिव लाइन को क्या वैल्यू साइन करता है कि इसका टोटल काउंट देखता है 4 है, उसमें 1 प्लस करके 5 है। अब यहाँ पे सब जगह पे 5 आ चुका हुआ है, A5 B5 C5 D5, A5 B5 B5 C5 D5। अब यहाँ पे वो वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, ये मैं जितनी दफ़ा भी दोबारा हूँ वो इतनी दफ़ा वहाँ पे रन करके नीचे लेके आ रहा है। ठीक है जी, तो ये होगी हमारे पास एक रिक्वायरमेंट इसकी। दूसरी रिक्वायरमेंट हम मैंने छोटी सी मैंने बयान की थी कि वो चाहता है कि मेरी जो इनवाइस है वो अगली एंट्री के लिए रेडी हो जाए। अगली एंट्री के लिए रेडी होने का मतलब है कि ये इनवाइस नंबर, कस्टमर आईडी, ये बिल टू, ये शिपमेंट डेट, इन सब का जो वैल्यूज़ है ना ये ख़त्म हो जाए, ये 4-5 वैल्यूज हैं ये ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम एक छोटा सा मेथड यूज़ करेंगे, वो मेथड है क्लियर कॉन्टेंट्स। जैसे कि हमने सेल के लिए प्रॉपर्टी यूज़ की थी वैल्यू, अब हम इस सेल के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मेथड की। ठीक है जी, तो मेथड हम लगाते हैं कि जब आपके पास ये हो जाएगा तो अब क्या करें, अब ये करें कि वापस आ जाए शीट कौन सी वाली पे, इनवाइस, इनवाइस वाली शीट पे वापस आए, शीट्स INVOICE इनवाइस। ठीक है, इनवाइस को सिलेक्ट करें। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या करें कि जो हमारे पास ये एरिया था ना, शीट्स इनवाइस डॉट रेंज डॉट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट वैल्यू की बजाय डॉट क्लियर कंटेंट्स करें। ठीक है, कि इसकी यहाँ पे वैल्यूज को क्लियर कर दे। इवन आप यहाँ पे इसको ना भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शो कर दिया कि इनवॉइस वाली रेंज को क्लियर कर दें। इस तरीके से इसको यहाँ पे आके क्लियर कंटेंट्स करें वैल्यू के बजाय, कि जी जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों ने वैल्यू उठाई हुई है कंटेंट्स करें। जस्ट टू सेव टाइम मैं इसका वो कोड वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं जल्दी से यहाँ पे ले आऊँ। ठीक है जी, ये हम लोगों ने इस शीट के अंदर सारी की सारी रेंजेस को क्लियर करना है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने रेंज बड़ी यूज़ की है A12 से A18, वो इस वजह से कि मेरे पास यहाँ पे जो डाटा है वो आमतौर पे A12 से A18 तक मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी डाटा सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, वहाँ पे तो हमें सिर्फ कस्टमर नंबर नेम चाहिए था, तो हम लोगों ने खाली एक से लिया था, लेकिन जब हम चाहते हैं क्लियर हो तो ये सारा का सारा आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम अपना एक दफ़ा कोड दोबारा रन करके देखते हैं। ठीक है, आप देखते हैं क्या हुआ है। एक दफ़ा एक और नई लाइन एंटर होगी है। ठीक है, और अगर आप इनवाइस साइड पे आते हैं तो आपकी ये सारा के सारा एरिया अगली एंट्री के लिए क्लियर हो गया। एक और ट्राई करते हैं जी, इनवाइस नंबर डालते हैं हम खुद से कुछ, ये डालते हैं बिल टू जाहिद सईद, करते हैं ABC। ठीक है, यहाँ पे भी हम शिपमेंट में भी ये डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं टेबल टेबल हमने सेल किए हैं जी 5 और उनकी यूनिट प्राइस थी 2000। ठीक है जी, और अब हम क्या करते हैं, दोबारा अपना कोड रन करते हैं। ठीक है, कोड रन किया, अब देखते हैं क्या रिजल्ट हुआ है जी। जब सबसे बिल्कुल नीचे एंड पे हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू आना शुरू हो गई है और हमारी इनवाइस भी अगली एंट्री के लिए क्लियर हो गई है। ठीक है, अब अगर हम एनालाइज करें तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं इसके अंदर, कि सबसे पहले आज आपने एक तो वेरिएबल डिफाइन किया। ठीक है जी, वेरिएबल क्या है, एक्टिव लाइन के नाम से एक वेरिएबल रखा। वेरिएबल मैंने आपको कल पहले सेशन में भी बताया था कि वेरिएबल हम लोग मल्टीपल यूज़ करते हैं और उसका बेनिफिट ये होता है कि वेरिएबल के अंदर आप एक टेम्परेरी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। अब आपने देखा कि वैल्यू किस तरह से टेम्परेरी थी, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर नए एंट्री के बाद यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज होती रही, एक एक इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती रही। ठीक है,
तो हम लोगों ने एक वर्कशीट फंक्शन, याद रखिएगा जब भी आप लोगों ने कोई एक्सेल का फंक्शन यूज करना हो तो वर्कशीट फंक्शन के बाद डॉट लगाएंगे तो आपके पास लिस्ट खुल जाएगी, और आपने बिल्कुल वैसे यूज करने जैसे आमतौर पर आप एक्सेल में यूज करते हैं। थोड़ा सा लिखने का पैटर्न चेंज है कि आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर देते थे ए के ऊपर, यहाँ पे आपने रेंज के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में दे देना है चीज़ों को। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल सेल्स यूज किए, उनकी प्रॉपर्टी को दूसरे की प्रॉपर्टी के इक्वल किया। सिंपल, हमने कहा कि डेटाबेस में जो ये वैल्यू है उसके साथ आ जाए। लेकिन एक छोटा सा हमने बीच में क्लच ऐड किया है, वो ये कि हम लोगों ने एंड के साथ कॉन्कैटिनेट किया इस वेरिएबल को। अब ए के बाद सेल को हमने रेफर करना था, तो हम चाहते थे कि बार बार इसकी वैल्यू चेंज हो और नेक्स्ट अवेलेबल सेल एक्टिव हो जाए, आपके पास लाइन एक्टिव हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने उन्हीं सेल्स के ऊपर पहले प्रॉपर्टी यूज किया और अब हमने साथ मेथड यूज किया कि क्लियर कंटेंट, कि हम जो भी वैल्यू हो वो एक दफ़ा यहाँ पे पेस्ट हो, उसके बाद कंटेंट क्लियर हो। तो ये कोड जो रन होता है वो बिल्कुल सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल एंटर होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट होंगे, उसके बाद क्लियर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये समझे यार कि क्लियर कर दिया और वैल्यू पेस्ट करने के लिए कुछ बची नहीं है, नहीं, वो सिक्वेंशियल फॉर्म मिलेगा। अगर आपने क्लियर कंटेंट्स ऊपर कर दिया है, ठीक है, तो वो कंटेंट क्लियर होंगे और कॉपी पेस्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ एक शेयर करूं। अभी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं हम। मिसाल के तौर पे अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि जिसमें अंदर चेयर सिर्फ एक आइटम थी, ठीक है, एक ही दफ़ा वो कॉपी पेस्ट करनी थी। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल आइटम्स एक इनवाइस में आ रहे, चेयर भी सेल की, टेबल भी सेल की, बुक्स भी सेल की हैं, डेस्क भी सेल की हैं, तो फिर आपके पास एक इनवाइस 4 दफ़ा एंटर होगी। उसके लिए हम लूप्स यूज़ करेंगे, डू वाइल लूप, फॉर नेक्स्ट लूप, फॉर ईच लूप। तो ये लूप्स अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, इस वजह से मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। फर्दर हम इनवाइस चाहते हैं कि हर दफ़ा इंक्रीमेंटेड नंबर इनवाइस ऐड हो जाए, कि मिसाल के तौर पे अभी लास्ट इनवाइस नंबर था हमारे पास 46879, तो अब हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ पे 46880 चाहिए, बल्कि हम चाहते हैं कि वीबीए कोड के अंदर ही देख लीजिए कि जो मैक्स वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है वो खुद से खुद इसको असाइन कर दे, ठीक है। इस तरीके से आप इस काम को करने के लिए बार बार वीबीए मॉड्यूल में आने की बजाय आप एक डेवलपर में से जाके एक छोटा सा बटन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये बटन क्रिएट कर सकते हैं, इस बटन को आप असाइन कर दें जो भी आपने नाम अभी रखा हुआ है, आपने इनवाइस डाटा नाम रखा हुआ है तो इसको इनवाइस डाटा पे कर दें। इससे होगा क्या कि आपने जो भी यहाँ पे वैल्यूज एंटर की होगी, बटन प्रेस करेंगे तो वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। कि जैसे कि अभी यहाँ पे सिर्फ डेट एंटर हुई है, वो डेट इस वजह से कि सिर्फ डेट लिखी हुई है, बाकी वो डाटा नहीं यहाँ पे अवेलेबल। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। किसी की अगर कोई क्यूरी है तो वो करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। Sir, can you hear me? Okay. जी 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 वैस आई कैन हेयर यू। Okay. ओके, सो कैसा रहा आज का सेशन? ऑडियंस कोई कमेंट्स, कोई फीडबैक आप लोग शेयर करना चाहें? साथ मजेदार सेशन, बड़ा जबरदस्त था, अच्छा मजेदार हुआ काम। इसमें बस ओके। जो चीजें हैं कि जो इसमें जितने फीचर्स हैं, मैं वो देख रहा था कि ये वर्किंग, ये तो जी एक जी उसी चीज है, उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं कि जो वर्किंग करते हैं, जो हम देखते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ कोई भी किसी भी किस्म की कोई जो वर्किंग है डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, जैसे कोई पेमेंट्स करनी है या कोई कुछ डेली रिपोर्ट को बना के सेंड करनी है, तो उसको जस्ट उसको वर्जन बनाए और उसको हम यूज कर सकते बिल्कुल, बल्कि ये आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, क्योंकि हम लोग वैसे भी मेजोरिटी अपने ऑफिस से ही रिलेटेड हैं, तो मैं अपनी वर्किंग्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैंने अपने वर्क एनवायरनमेंट में कितनी चीज़ें आसान कर ली हैं स्क्रिप्ट्स लिख के। मतलब एटलीस्ट 5 से 6 मेरे पास ऐसी फाइल्स हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, और उनके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि वो जो मैं रिपीटेटिव टास्क शुरू में करता हूँ और उनको फिर मैंने ऑटोमेट किया है ये वीबीए कोडिंग से। तो उससे आप लोगों को भी आइडिया मिल सकता है कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जी जी जी, हम जरूर वैस आपके इस एक्सपीरियंस से इंशाल्लाह फायदा उठाएंगे इसी सेशन में। जी जाहिद सईद, आप कमेंट शेयर करना चाहें, फीडबैक शेयर करना चाहें? जी जाहिद, कैन यू हेयर अस? मैं रिकॉर्डिंग से स्टॉप कर रहा हूँ मीनवाइल।